एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 7 लेक्चर्स में मैंने जो भी डिस्कस किया था उन सब से रिलेट करके मैंने जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की है जो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो आज इन 100 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। ये ग्रीक के बहुत ही महान इतिहासकार थे। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ईसा के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा के जन्म के पहले के समय को हम BC या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, चूँकि ये BC जो है ये एक धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए इतिहासकारों ने इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जो है BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल होता है ईसा के जन्म के पहले के समय को बताने के लिए। तीसरा प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहा जाता है? मतलब इतिहास में हमें जो भी काल के बारे में हमें जानकारी है वो तो कहीं खुदाई करके या कुछ अवशेषों से, कुछ लिखित प्रमाण से हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस काल को किस नाम से जानते हैं? तो उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री। तो उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें, लेकिन हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो लिपि हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो उस तरह के उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? उस काल को हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री का समय था, जब लिखने की कला का विकास तो हुआ, लेकिन वो लोग जो भी लिखे उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो है हमारा आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। हमारा अगला प्रश्न है, आद्य इतिहास का एक उदाहरण देना है। तो ऐसा कौन सा काल है जिसकी लिपि हमें मिली है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं? तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में हमें कई सील, मोहरे ये सब प्राप्त हुई हैं और उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, लेकिन हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये आद्य इतिहास के अंतर्गत या प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का काल आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या थी? तो जैसे मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब हिंदी में भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब उसमें कुछ चित्र बनाया है जिसके जरिए कुछ लिखा गया है। तो इस तरह की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है बोस्ट्रोफेडोन। बोस्ट्रोफेडोन का मतलब होता है वो स्क्रिप्ट जो दोनों साइड से लिखी जाती है, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, इस तरह करके वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, पहले इस तरफ से इस तरफ जाएगी, फिर वापस इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट माना जाता है इसी प्रकार की स्क्रिप्ट थी। हमारा 7वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये 1850-60s के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे। तो इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि पहली बार एक क्या बोलते हैं, जब लाहौर कराची रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था तो एक पुराने नगर की जानकारी प्राप्त हुई थी, जहाँ से इन्होंने कुछ सेल्स इकट्ठा करके उसको प्रकाशित भी किया था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और फिर बाद में जाकर 1921 ईस्वी में उसी जगह पर हमें हड़प्पा नगर नामक नगर प्राप्त हुआ या हड़प्पा नगर की वहीं पे खोज हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी? मतलब सबसे पहले जो पुरा पाषाणकालीन औजार थे उसको किसने खोज निकाला था? तो वो हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने ये खोज 1863 ईस्वी में की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में या पैलियोलिथिक एज में। तो पुरापाषाण काल वो काल था जिसमें पत्थर के ही औजारों का इस्तेमाल होता था, पत्थर से ही सारा काम होता था, और जो औजार होते थे काफ़ी भोतरे और काफ़ी भारी होते थे, तो उसी को बोलते हैं पुरापाषाण काल। तो आग का आविष्कार इसी पुरापाषाण काल में ही हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मानव की आजीविका क्या थी? मतलब मानव क्या काम करता था, क्या करता जिससे उसका जीवन चलता था, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करता था? तो उनका उस समय मुख्य काम था आखेटक और खाद्य संग्राहक का। मतलब क्या करते थे वो लोग शिकार करते थे और जंगलों में इधर उधर से भोजन इकट्ठा करते थे, मतलब फल फूल वगैरह इकट्ठा करते थे और वही ये लोग खाते थे। तो यही उन लोगों की आजीविका थी। हमारा अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिया जो है ये नवपाषाण काल की देन है। मतलब कि जब आग का आविष्कार हो गया पुरापाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर कृषि विकसित हुई, उस टाइम पे पहिए का भी आविष्कार हुआ। ठीक है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले जिस पशु को डोमेस्टिकेट किया वो था कुत्ता। तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया था, ये सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था। मनुष्य ने खेती करना कब सीखा? तो मनुष्य ने खेती करना नवपाषाण काल में सीखा। हालांकि खेती की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही कुछ हद तक धीरे धीरे शुरू हो गई थी, लेकिन खेती को जो पूरा एक विकसित रूप जो इन्होंने अपनाया वो था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लोग प्रॉपरली एक जगह स्थायी रूप से खेती करने लगे। तो खेती की शुरुआत का श्रेय नवपाषाण काल को ही जाएगा। मानव का पहला औजार क्या था? मानव का पहला औजार था हस्त कुठार। तो मानव का पहला औजार जो था वो था हस्त कुठार। तो ये जो हस्त कुठार है ये भी खुदाई में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये किस जगह से प्राप्त हुआ है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है कोल्डी हवा से। ठीक है। कोल्डी हवा में खुदाई में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है चावल का। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा उगाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो मनुष्य ने जो सबसे प्राचीन फसल उगाई थी उसका नाम था जौ या बार्ले। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती की थी। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले जो कृषि की गई थी वो उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य या कहिए जो कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चला है कि सबसे पुराना साक्ष्य कृषि का कौन सा था, तो वो पता चला है मेहरगढ़ से। लगभग 5000 से 6000 ईसा पूर्व के समय का ये मतलब विस्तार है वहाँ तक। पुरापाषाणकालीन औजार किस पत्थर के बने होते थे? तो पुरापाषाणकालीन जो औजार था वो किस पत्थर का बना हुआ था? स्फटिक पत्थर, जिसे हम क्वार्ट्जाइट बोलते हैं। तो पुरापाषाणकालीन जो औजार होते थे वो मुख्यतः स्फटिक पत्थर के ही बने होते थे। ये काफ़ी मतलब ये पत्थर काफ़ी मजबूत होता है, तो इसी पत्थर के औजार बनते थे। किस स्थान पर पाषाण काल के तीनों ही चरणों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पाषाण काल के तीनों ही चरण के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे 500 से भी अधिक जो है चित्र या इस तरह के लेख प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। और ये पाषाण काल से जुड़े हुए मतलब पाषाण काल के तीनों ही कालों से जुड़े हुए अवशेष हमें यहाँ मिले हैं। ताम्र पाषाणिक इनाम गांव बस्ती, ठीक है, जो ताम्र पाषाणिक इनाम गांव की बस्ती है वो किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जोरवे संस्कृति। तो ताम्र पाषाणिक जो इनाम गांव की बस्ती थी वो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। हमारा 21वां प्रश्न है, किसी भी पुरातात्विक अवशेष की उम्र हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो किसी भी पुरातात्विक अवशेष की उम्र कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए वो रेडियो कार्बन C14 डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कार्बन जैसे हमारे जो वातावरण में कार्बन होता है C12, लेकिन कुछ हद तक C14 भी हमें प्राप्त होता है। तो जो जीवाश्म होते हैं वो C14 को 5500 साल तक उसको क्षरित करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें जो है C14 का जो है विश्लेषण करके वैज्ञानिक जो है इसकी उम्र पता कर लेते हैं किसी भी अवशेष की।
दक्षिण भारत में खुदाई से मिली बड़ी पत्थर की कब्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में खुदाई में जो बड़ी पत्थर की कब्र मिली थी उसको हम कहते हैं मेगालिथ। मेगालिथ जो होते थे कि दक्षिण भारत में जब इस तरह के मेगालिथ मिले हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था और उसके साथ कुछ कुछ सामान भी दफना दिए जाते थे जिसका वो इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह के कल्चर जो है ये मेगालिथ कल्चर दक्षिण भारत में मिला है और इस तरह का कहीं कहीं पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह का कल्चर मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लिखावटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो एपिग्राफी है मतलब वो जो अभिलेखों पर जो लिखा रहता है या जो भी इतिहास से हमें साक्ष्य मिलता है उसकी जो लिखावटें होती हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम कहते हैं पेलियोग्राफी। ठीक है, तो उस अध्ययन को हम कहते हैं पेलियोग्राफी। प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा कौन सी है? तो हमारी जो प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा जो है जिसे हम पढ़ पाए हैं वो है प्राकृत। ठीक है, और इसकी डेट लगभग 3000 BC के आसपास है। जो हमें मिला है वो प्राकृत भाषा का है और उसे हम पढ़ भी पाए हैं। तो ये 3000 BC के आसपास की इसकी डेट है। प्राचीन काल में भूदान और राजस्व संबंधी घोषणा के लिए किस चीज़ का उपयोग होता था? तो प्राचीन काल में क्या होता था, जब भूदान या राजस्व संबंधी कोई घोषणा करनी होती थी तो उसको ताम्रपत्रों पर लिख कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग स्टैम्प पेपर या एग्रीमेंट्स करते हैं उस तरह से उस समय ताम्रपत्र इशू किए जाते थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो सबसे पहले जो ये भारतवर्ष शब्द है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेला ने बनवाया था और ये ऐसा अभिलेख है जिसमें कोई तिथि नहीं दी हुई है। इस अभिलेख की कोई तिथि नहीं दी हुई है इसके ऊपर। सती प्रथा का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा भानुगुप्त ने। तो एरण अभिलेख भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है जिसमें सती प्रथा का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य हमें मिला है। जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया? जूनागढ़ का अभिलेख बनवाया रुद्रदामन ने। जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया? रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। ये प्रयाग स्तंभ लेख लिखा किसने था? तो इसको लिखा था हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ लिखा था जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इसको लिखा था रविकीर्ति ने। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। तो सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे और कहीं कहीं पे आपको इंडो ग्रीक भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों आपको मतलब दोनों ही आंसर सही हैं। आप कुषाण देगा तो भी वही होगा और इंडो ग्रीक भी होगा तो भी वही होगा, क्योंकि कुषाण इंडो ग्रीक ही थे। किसी स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु से। ये अरिकमेडु नामक स्थान पुद्दुचेरी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ से हमें रोमन सिक्के खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि रोम के लोगों से यहाँ व्यापारिक संपर्क थे या उन लोगों का यहाँ आना जाना था, इस वजह से यहाँ पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो गुप्त काल। इसीलिए हम लोग गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी समृद्धि थी उस समय, इस वजह से उन लोगों ने सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम आहत सिक्के को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्राचीनतम आहत सिक्के जो हैं उसको हम लोगों ने पुस्तकों में या इतिहास में उसे काशार्पण के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे आहत सिक्के होते थे, एक्चुअली पहले सिक्कों पर कोई लिखावट नहीं होती थी। वो क्या करते थे, बस सिक्कों पर एक मुहर जैसी एक स्टैम्प टाइप से दे दिया जाता था, जिससे उनको मतलब इस तरह से पीट के बनाए जाने के कारण ही उनको आहत सिक्के कहा जाता है।
भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वेद, जो कि वैदिक सभ्यता या आर्यों से जुड़ा हुआ है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद वो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। अच्छा, 6 वेदांगों के नाम बताइए। तो ये वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये जो 6 वेदांग हैं, इन वेदांगों की रचना वेदों को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए की गई थी। मतलब वेदों का और स्पष्टीकरण करने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई थी। इन वेदांगों का नाम है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा पुराणों की कुल संख्या है 18। तो टोटल 18 पुराण हैं। ये पुराण किसने लिखे थे? तो पुराण लिखे थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। ठीक है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने जो है पुराण लिखे थे। और पुराण ही जो है सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें एक भारत के सिस्टमेटिक इतिहास की जानकारी होती है। ठीक है, तो पुराणों से हमें भारत के सिस्टमेटिक इतिहास की जानकारी होती है। कुछ कुछ पुराण है जो कि हमें कुछ राजवंशों के बारे में ही बताते हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण जो है वो हमें सातवाहनों के बारे में बताता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किसकी विषय वस्तु हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं ये किसकी विषय वस्तु हैं? जातक कथाओं की। ठीक है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ वो हैं जातक कथाओं की विषय वस्तु। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या था? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ये, इसमें त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे, मतलब 3 पुस्तकें हैं इसमें। अब इसका है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक मिला के बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ बनाते हैं, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचरण वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? तो ये हीनयान बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक है, कथा वस्तु जो है हीनयान बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया हुआ है। अच्छा, जैन साहित्य को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं आगम। जैन साहित्य को हम लोग आगम नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र जो है ये किस धर्म से दोनों पुस्तकें जुड़ी हुई हैं? तो आंसर होगा जैन धर्म। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र दोनों ही पुस्तकें जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। कल्प सूत्र लिखा था भद्रबाहु ने, और भगवती सूत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों के नाम का वर्णन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा कल्हड़। रास तरंगिणी लिखी थी कल्हड़ ने। तो रास तरंगिणी में किसके बारे में है? रास तरंगिणी में है कश्मीर का इतिहास। ये रास तरंगिणी में ही लिखा हुआ है कि शायद कश्मीर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, मौर्य सम्राट अशोक ने। हर्षचरित किसने लिखा? वाणभट्ट। तो हर्षचरित लिखा था वाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित जो है ये राजा हर्ष की जीवनी है। बुद्धचरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष। बुद्धचरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अच्छा, जो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी इसमें उन्होंने किस काल के बारे में लिखा था? तो इसमें उन्होंने लिखा था मौर्य काल के बारे में, क्योंकि वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कालिदास की 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 2 पुस्तकें जो हैं कालिदास की बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं। हालांकि ये कहानियाँ हैं, किंतु कहानियाँ जो होती हैं वो हमें उस समय के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे आजकल की फिल्में हमें वही दिखाती है जो आजकल समाज में हो रहा है, उस तरह से उस समय की कहानियाँ भी हमें वही बताती है जो उस समय के समाज में होता था। इससे हमें उस समय की ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है, एक अंदाज़ा लगता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 50 क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसका मैंने डिटेल डिस्कशन अपने पिछले 7 लेक्चर्स में किया हुआ है। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 51वां प्रश्न है, फाहियान किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग की पुस्तक का नाम क्या है? तो ह्वेन-सांग ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है सीयूकी। ठीक है, ह्वेन-सांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। और ह्वेन-सांग जो है वो एक चाइनीज ट्रैवलर था। ठीक है, चीन से आया था 629 ईस्वी में। और कहाँ पे आया था? राजा हर्ष के दरबार में। ठीक है, और यहाँ वो काफ़ी समय तक रहे, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहे, वहाँ उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश घूमे। उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी सीयूकी, जिसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ है। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है, इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर होगा रिहला। रिहला में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के उस समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत ही विस्तृत विवरण दिया हुआ है। ठीक है, हमारी अगली जो क्वेश्चन है वो है अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर होगा तहकीक हिंद। इसको हम किताबे हिंद भी कह सकते हैं या भारत की खोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में भारत के उस समय के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का इतना डिटेल्ड विवरण दिया हुआ है। और यहाँ तक कि जो है बहुत कुछ, मतलब माप तौल की पद्धतियाँ, मार्केट पॉलिसीज़, ये सब भी उसमें दी हुई हैं। तो इतना सब कुछ डिटेल्ड विवरण की वजह से इतिहासकारों के लिए ये पुस्तक काफ़ी मददगार साबित हुई है। ठीक है, अल-बरूनी जो थे वो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे और वो भारत में रहकर उन्होंने यहाँ के सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसको इस पुस्तक में उन्होंने लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये 8 अध्याय की एक पुस्तक है जो कि संस्कृत की सबसे पहली ग्रामर है। संस्कृत की सबसे प्रथम ग्रामर है अष्टाध्यायी, जिसको लिखा था पाणिनि ने। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकोश की रचयिता कौन है? अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। ठीक है, अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। और जो ये अमरकोश है ये सबसे पुरानी ये डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, एक शब्दकोश है जिसको लिखा था अमर सिंह ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस में भी मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो हम लोगों ने जो त्रिपिटक वगैरह जो बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा उसकी भाषा थी पाली। ठीक है, लेकिन जो जैन साहित्य है उसकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है, तो जो बौद्ध साहित्य है उसकी भाषा थी पाली और जैन साहित्य की भाषा थी प्राकृत। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, और कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी? तो मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताएं, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया को हम लोग सुमेर की सभ्यता भी बोलते हैं। तो इन सभ्यताओं के समकालीन के साथ साथ ये इन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध भी रखते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सुख्त-गेंडोर, जो कि है बलूचिस्तान में। ठीक है, ये जो है ये बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट पे है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है दश्क नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है और ये है हिंडन नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? आंसर होगा मांदा। मांदा जो है ये है जम्मू कश्मीर में और ये चिनाब नदी के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है ये प्रवर नदी के तट पर है। ठीक है, और प्रवर नदी जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो कभी कभी आपको गोदावरी भी लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। कौन सी सिंधु घाटी पुरास्थल में सिटाडेल नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर होगा चान्होदारो। चान्होदारो में सिटाडेल नहीं मिला है।
ये जो चान्होदारो है ये लगभग 130 किलोमीटर दूर है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। और यहाँ पे मुख्यतः फैक्ट्रीज और आर्टिजन्स वगैरह रहते थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये मोहनजोदाड़ो को सपोर्ट करने के लिए इस शहर को बसाया गया था। और यहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? आंसर होगा राखालदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में, ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो ये लोग मुख्यतः व्यापार पर निर्भर करते थे, लेकिन व्यापार के अलावा ये लोग कृषि भी काफ़ी अधिक करते थे और कृषि के उत्पादों का ही ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? तो ये है लोथल और रंगपुर। चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं लोथल और रंगपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती किसने की थी? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती की थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने। आज भी देखिए पाकिस्तान में जो सिंध का जो रिवर बेल्ट है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर कपास की खेती काफ़ी अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जुता हुआ खेत किस सिंधु घाटी पुरास्थल के पास पाया गया है? किस सिंधु घाटी पुरास्थल में जो है जुता हुआ खेत मिला है? तो आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन से हमें जुता हुआ खेत मिला है। किस सिंधु घाटी पुरास्थल से जल संचयन या रिजर्वॉयर के साक्ष्य मिले? मतलब वो लोग पानी का संचय करते थे, मे भी सिंचाई के पर्पज़ के लिए या पीने के लिए, जिस लिए भी हो, वो लोग पानी का संचयन करते थे, मतलब रिजर्वॉयर बना हुआ मिला है हमें बड़ा सा। तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा में हमें रिजर्वॉयर मिला है। यहाँ तक कि धौलावीरा की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। किस सिंधु घाटी पुरास्थल में घोड़े का जीवाश्म मिला है? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा में हमें घोड़े का जीवाश्म मिला है और सुरकोटदा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हमें घोड़े का कोई फिजिकल एविडेंस मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो आंसर होगा शेर और घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर और घोड़ा इन दोनों से ही परिचित नहीं थे। घोड़े के साक्ष्य हमें मिले हैं, मतलब लोथल में हमें घोड़े की टेराकोटा फिगरिन मिली है और सुरकोटदा में हमें घोड़े का जीवाश्म मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने घोड़ा देखा था, इस वजह से इन लोगों ने घोड़े की टेराकोटा फिगरिन बनाई और जो घोड़े का जीवाश्म मिला है वो इम्पोर्टेड था, मतलब वो यहाँ का नहीं है, वो मध्य एशिया से लाया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो शेर और घोड़ा ये दोनों ही जानवर थे जिससे ये लोग कुछ ज़्यादा परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार किन देशों के साथ होता था? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और मध्य एशिया के क्षेत्रों से, इन सब जगहों से इनका व्यापार होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ जिससे जो हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है ये ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार का माध्यम क्या था? मतलब वो लोग व्यापार किस चीज़ से करते थे, किस माध्यम से व्यापार करते थे? तो इसका आंसर होगा विनिमय। वो लोग विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम, ठीक है। वो लोग मतलब सामान के बदले सामान का लेना, मतलब सामानों की अदला बदली करके वो लोग अपना व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो थी वो किस संख्या के अनुपात में होती थी? तो इसका आंसर होगा 16। तो लोग तौल के लिए जो इकाई का इस्तेमाल करते थे वो 16 के अनुपात में रहती थी, मतलब 16, 32, 48, 64 या जो भी ऐसे ही 16 के ही अनुपात में होती थी। मनके बनाने के कारखाने कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मनके बनाने के कारखाने में 2 जगह मिले हैं, एक है लोथल और दूसरा है चान्होदारो। इन दोनों ही जगह से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मतलब बीड्स बनाने के कारखाने मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सील बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो सील बनाने के वो लोग स्टेटाइट का पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है। तो सील बनाने के लोग स्टेटाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सील में किस पशु का चित्र अंकित था? तो जो हड़प्पा नगर वाली सील थी, हड़प्पा नगर से जो सील प्राप्त हुई या हड़प्पा नगर की जो सील थी, वहाँ पे एक श्रृंगी पशु का
चित्र बना हुआ है। तो ये एक श्रृंगी पशु कैसा था? जैसा कि हमारी जो क्या बोलते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में क्या होता है, एक पशु का जिक्र होता है जो है यूनिकॉर्न, ठीक है, एक घोड़ा रहता है जिसके सिर पे ऐसा सिंह रहता है। तो उसी तरह का ये कुछ पशु था, यूनिकॉर्न जैसा ही, जिसका जो है चित्र अंकित हुआ है हड़प्पा की सील्स में। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का अस्तित्व था या नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे, ठीक है। वो लोग हालांकि मूर्ति पूजा वो लोग करते थे, लेकिन मंदिर का अस्तित्व नहीं मिला है। वो किसी मंदिर की स्थापना करके वहां पे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। पशुपतिनाथ की सील में कौन कौन से पशु हैं? तो पशुपतिनाथ की जो सील है उसमें 4 पशु का चित्र अंकित है, गैंडा, भैंसा, हाथी और चीता, ठीक है। तो ये चारों जो पशु हैं, ये पशुपतिनाथ एक योग मुद्रा में बैठे हुआ एक व्यक्ति है जिसके चारों तरफ ये लोग नतमस्तक करके बैठे हुए हैं, इसलिए इस सील का नाम रखा गया पशुपतिनाथ। और ऐसा माना जाता है कि ये आद्य शिव हैं, ठीक है, मतलब प्रोटोशिवा, ठीक है, ये शिव की आकृति है। हमारा अगला प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में हमें कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जिसपे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसी सील्स भी मिली हैं जिसपे स्वास्तिक का निशान है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का निशान जो है ये सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। हमारा अगला प्रश्न है युग्म समाधियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? तो युग्म समाधियाँ मतलब मेल और फीमेल को एक साथ ही दफना देना, यह हमें मिला है लोथल और कालीबंगन से, ठीक है। लोथल और कालीबंगन से हमें युग्म समाधियाँ मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था? तो तांबा जो था, वो लोग जो तांबे का या कांसा का जो इस्तेमाल करते थे उसमें तांबा मिक्स रहता था, तो तांबा आता कहाँ से था? उस समय तांबे का स्रोत था खेतरी राजस्थान। अभी भी काफ़ी हद तक जो है तांबा बहुत हद तक खेतरी राजस्थान से हमें बहुत मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है, तो वहीं का तांबा इस्तेमाल होता था। किस हथियार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो ऐसा कौन सा हथियार था जो सिंधु सभ्यता लोग जिसका इस्तेमाल नहीं जानते थे या जिसको ये लोग जानते ही नहीं थे? तो वो हथियार था तलवार। ये लोग तलवार नहीं जानते थे। किस धातु का सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो ये लोग कांसा का इस्तेमाल करते थे, सोने का इस्तेमाल करते थे, तांबे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिसका ज्ञान इनको नहीं था? तो वो है लोहा। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सर्वाधिक सील कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे अधिक सील हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, 1392 सील, जो कि टोटल सील का 56% है, ठीक है। टोटल सील का वो 56% है, ठीक है। ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला प्रश्न है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति जो है वो एक कांसे की प्रतिमा है, ठीक है, जिसपे उसने काफ़ी ज्वेलरीज वगैरह पहन के रखी है और ऐसे पोज में खड़ी है जैसे लग रहा है कि वो एक डांसिंग पोज में है, इससे उसका नाम रखा गया नर्तकी की मूर्ति। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। विशाल कब्रगाह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो विशाल कब्रगाह है ये हमें मिला है हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा में खुदाई में एक बड़ा कब्रगाह मिला है जहाँ पर जो है वहाँ पे कॉफिन ब्यूरियल या कंप्लीट ब्यूरियल या जो है आंशिक रूप से दफनाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्राप्त हुई हैं, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे पता चली हैं। कालीबंगन जो है ये किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगन है घग्गर नदी के तट पर। ये जो घग्गर नदी है ये सिंधु सभ्यता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो पहले सिंधु सभ्यता की जितनी भी इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो सब के सब सरस्वती नदी का पाथ फॉलो करती थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और मुख्यतः सरस्वती नदी। तो जो सरस्वती नदी है वो तो अब सूख चुकी है, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो घग्गर नदी है जो पाकिस्तान में जाके हकरा के नाम से जानी जाती है, ये नदी एक सीजनल नदी है जो कि सूख भी जाती है कभी कभी। तो ये नदी जो पाथ फॉलो कर रही है वो सरस्वती का ही पाथ है, ठीक है। मतलब सरस्वती नदी पहले वहाँ से बहा करती थी, अब उसकी जगह पे यहाँ पे घग्गर नदी बह रही है। किसी सिंधु घाटी पुरा स्थल में ग्रिड पद्धति से बसे नगर का अभाव है? मतलब ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का पुरा स्थल है जहाँ पे ग्रिड पैटर्न में नगर नहीं बसे हुए? तो हम लोग खुदाई में जो भी पता चला है ये पता चला है कि जितने भी नगर थे वो एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, मतलब इस तरह से वो एक ग्रिड पैटर्न में ही सड़कें हों, घर हों, नालियाँ हों या जो भी है सब का सब एक ग्रिड पैटर्न में करके एक व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। लेकिन बनवाली एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का ग्रिड पैटर्न की पद्धति नहीं मिली है।
ठीक है। और यहाँ तक कि वहाँ पे व्यवस्थित नालियाँ भी नहीं है जैसे बाकी सब साइट्स में मिली हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा और खिलौने वगैरह उस तरह के मिले जो बाकी साइट से भी मिले हैं, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग मानते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी, ठीक है। पहले जो है इसका सबसे बड़ा पुरा स्थल था मोहनजोदड़ो, जो कि लगभग 300 एकड़ तक फैला हुआ था। लेकिन जब राखीगढ़ी में खुदाई का काम जारी हुआ तो ये करते 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 हमें पता चला कि ये नगर तो 350 एकड़ से भी ज़्यादा है और अभी भी इसके खुदाई का काम जारी है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो खुदाई का काम अभी प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। लोथल जो नगर है ये है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा जो है ये साबर नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसके मुहाने पर है लोथल। ऐसा माना जाता है कि लोथल जो है अभी तो फिलहाल काफ़ी अंदर में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समुद्र पहले लोथल तक हुआ करता था, जिसकी वजह से वहाँ से जो है बंदरगाह से व्यापार होता था। लेकिन अभी ज्योग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी है जिसकी वजह से लोथल नगर अभी अंदर में आ गया है। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह और गोदी कौन सी है? तो आंसर होगा लोथल। लोथल ही विश्व की सबसे प्राचीनतम बंदरगाह और गोदी है, गोदी यानी डॉकयार्ड। सुप्त गेंडोर जो है ये किस नदी के तट पर है? तो मैंने पहले ही बताया था, इसका आंसर होगा दश्क नदी। कौन सा सिंधु सभ्यता का नगर जो है वो पूर्णतः किलेबंद है? तो सिंधु सभ्यता का जो वो नगर जो पूर्णतः किलेबंद है, मतलब जिसमें जो निम्न नगर है वो भी किलेबंद है। ऐसे बाकी सब जगह में क्या है, सिर्फ जो सिटाडेल है उसको दीवारों से घेरा गया है। लेकिन ये जो कालीबंगन है, कालीबंगन में पूरा नगर ही किलेबंद है, पूरे नगर को ही, मतलब निम्न नगर को भी जो है दीवारों से घेरा हुआ है और उस पर बैस्टन्स बने हुए हैं। तो कालीबंगन जो है ये पूर्णतः किलेबंद नगर है। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रामाणिक कारण क्या माना जाता है? तो इतिहासकारों ने वैसे सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण बताए हैं, लेकिन एक कारण जिस पे सभी इतिहासकार बहुत अधिक मात्रा में इतिहासकार उस पर सहमत हैं, वो है पर्यावरण का परिवर्तन। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज इतना अधिक हुआ कि वर्षा कम हो गई और ज़मीन ड्राई हो गई, खेती ठीक से नहीं हो पाती थी, तो और नदियाँ भी सूखने लगी थी जिसकी वजह से सूखा पड़ गया और इन लोगों को भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। चूँकि इन लोगों के पास कोई परमानेंट सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो ये लोग नदी की बाढ़ या बारिश के पानी पर ही सिंचाई के लिए निर्भर करते थे। और जब बारिश की मात्रा कम हो गई और सूखा पड़ने लगा तो ये लोग जो है, इनको अनाज की कमी हो गई और इन्हें वो स्थान खाली करना पड़ा, ये सभ्यता ही नष्ट हो गई। इसके अलावा बाढ़ वगैरह ये भी इसके कारण बताए जाते हैं, भूकंप, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, ये भी इसके कई कारण बताए जाते हैं। लेकिन सबसे प्रामाणिक है पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से तैयार किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या जो भी एग्ज़ाम हो, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर वहाँ पे प्रश्न पूछता है तो ये क्वेश्चंस जितने मैंने बताए हैं ये वहाँ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर देखिए। और इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके और देख सकते हैं। और इस लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, उसका मैंने डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो उस लेक्चर के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग वहाँ से अगर जानना चाहें तो कंप्लीट लेक्चर भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि डिसलाइक क्यों किया। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और जय हिंद।